तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CDSL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम CDSL की बात करें तो पिछले कुछ टाइम फ्रेम में लगातार कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो हमें वीक देखने को मिला है। जनरली क्या होता है कि मार्केट जब वीक परफॉर्म करता है तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस भी वीक हो जाती है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस उससे डैमेज होते हैं। ठीक है, बट जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तब कंपनी के जो बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और उस टाइम कंपनी का भी परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिलता है। और अभी स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो हमें 52 वीक हाई के आसपास देखने को मिल रही है। बट CDSL जो स्टॉक मार्केट में ही बिजनेस करती है उसका परफॉर्मेंस एकदम हमें मार्केट के विपरीत देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है उसको हम लोग समझेंगे। अब देखो दोस्तों, CDSL की बात करें तो अभी रिसेंटली Q2 के जो अर्निंग्स इसने रिपोर्ट किया था उसमें जो टोटल रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया उसका 34% एनुअल इश्यूअर इनकम से आया है। यानी कि जो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है वो एक फ़ी पेमेंट करती है डिपॉजिटरी को, और वो जो फ़ी पेमेंट की है उससे कंपनी ने अपने टोटल रेवेन्यू का 34% इस Q2 में जनरेट किया है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में ट्रेड इन्वेस्ट करते हैं, वो जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उनका भी ट्रांजेक्शन का एक चार्जेस है जो कि डिपॉजिटरी के पास जाता है, और उससे आने वाला रेवेन्यू इस बार हमें 17% देखने को मिल रहा है, जो कि पहले आपको 23% देखने को मिलता था। बट अगर ये नंबर डिक्रीज़ हुआ है तो एनुअल इश्यूअर इनकम कंपनी का इंक्रीज़ भी हुआ है। बट देखो दोस्तों, एनुअल इश्यूअर इनकम की अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है कि ये फ़ी जब इंक्रीज़ करती है कंपनी तो लिस्टेड कंपनीज से आने वाला रेवेन्यू कंपनी का बढ़ जाता है। बट लिस्टेड कंपनीज रेगुलर बेसिस पे 50 वो नहीं हो रही है। अगर हम बात करें कंपनीज के लिस्टिंग की तो वो हमें काफ़ी कम और लिमिटेड देखने को मिलते हैं पूरे साल में या फिर पूरे मंथ में। बट अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन चार्जेस की तो उसमें जो लिमिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि उसमें कोई लिमिटेशन है नहीं, जितने ज़्यादा लोग ट्रेड इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा CDSL जैसी कंपनीज पैसा बनाएगी ट्रांजेक्शन चार्जेस से आने वाला रेवेन्यू से। अब देखो स्टॉक मार्केट की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर की जो पार्टिसिपेशन है वो पिछले कुछ टाइम में देखोगे तो कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं है। और अभी एक डेटा रिपोर्ट हुआ है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर हम बात करें पिछले 2 महीने की तो वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट मार्केट में नहीं दिखाया है। इनफैक्ट 23,000 करोड़ की बिकवाली उन्होंने किया है पिछले 2 महीने में मार्केट का जो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उस परफॉर्मेंस को देखते हुए। और रिटेल इन्वेस्टर्स अगर मार्केट से माल बेच रहे हैं तो बेशक ये काफ़ी रेयर चीज़ है, ये हमें रेगुलर बेसिस पे चीज़ें देखने को नहीं मिलती। और वो नंबर 23,000 करोड़ का है, यानी कि कोई छोटा मोटा बिकवाली नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा बोल सकते हैं ये नंबर है। और अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स के, अगर हम ट्रेडिशनल के बारे में, तो जनरली वो क्या करते थे, बाय एंड होल्ड अप्रोच को आपको मेंटेन करते हुए देखने को मिलते थे बुल मार्केट में। बट अभी उसका अपोजिट परफॉर्मेंस रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से जो आ रही है, इससे साफ साफ एक चीज़ पता चलता है कि जो इक्विटी टर्नओवर्स हैं, इक्विटी सेगमेंट के टर्नओवर्स हैं, उसमें इसका साफ डैमेज हमें देखने को मिलेगा। अब ये डेटा 2 महीने का है, 23,000 करोड़ का। और अक्टूबर के महीने का अगर हम गैस सेगमेंट के टर्नओवर्स की बात करें तो वो देखने को मिला था 22 लाख करोड़ का। और जुलाई के महीने में इसका पीक था, और वहाँ से इस नंबर को कंपैरिजन करें तो 32% ये नंबर अभी आपको कम देखने को मिल रहा है अपने पीक से। तो इससे आप समझ लो कि कंपनी का एनुअल इश्यूअर इनकम कंपनी को इस बार ज़्यादा क्यों कंट्रीब्यूट कर दिया है, और ट्रांजेक्शन चार्जेस से आने वाला रेवेन्यू कंपनी का कम क्यों है। और ट्रांजेक्शन चार्जेस से आने वाला रेवेन्यू अगर कंपनी बढ़ाना चाहती है तो मार्केट में ये कंपनी डेफिनेटली उम्मीद करेगी कि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के साथ जुड़े रहें, और सिर्फ जुड़े नहीं रहे, रिटेल इन्वेस्टर्स की मार्केट में एंट्री भी रेगुलर बेसिस पे अच्छी हो। अक्टूबर के महीने का डेटा हमें देखने को मिला था डिमैट अकाउंट ओपनिंग का, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने बोल सकते हैं पहले के मुकाबले मार्केट में एंट्री ज़्यादा ली थी। लगभग अगर देखोगे एंट्री के नंबर को तो वो हमें देखने को मिल रहा था 3 मिलियन का, यानी कि 3 मिलियन डिमैट अकाउंट ओपन होते हुए देखने को मिले थे।
और इस नंबर को अगर कंपैरिजन करेंगे पिछले साल के अक्टूबर के महीने से तो 17.4% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ग्रोथ तो कंपनी ने नहीं, मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के एंट्री की वजह से दिख रही है। बट जब इस डेटा को पहले के पीक डेटा से कंपैरिजन करें तो ये नंबर अभी आपको ग्रोथ में नहीं डी ग्रोथ में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले हर महीने जो रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन मार्केट में होती थी वो 40 लाख से लेकर 45 लाख का देखने को मिलता था पर मंथ, एवरेज था वो। और उससे कंपैरिजन करें अभी तो 30 लाख है, यानी कि पहले के मुकाबले अभी भी रिटेल इन्वेस्टर मार्केट के साथ उतना ज़्यादा नहीं जुड़ रहे हैं जितना पहले जुड़ते थे। मार्केट में वैसा फोमो क्रिएट हुआ ही नहीं है। तो मार्केट में पहले जैसा कुछ फोमो अगर क्रिएट होता है तो उस टाइम CDSL जैसी कंपनीज अच्छा पैसा बना सकती है, और अभी के टाइम पे वो सारी चीज़ें हुई नहीं है। इस वजह से CDSL अच्छे मार्केट होने के बावजूद भी आपको स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। डेटा तो हमें वही बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप नोट कर सकते हैं। CDSL का मेन परफॉर्म ना करने का रीज़न आपको मैंने समझा दिया। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों कैम्स। रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने दोस्तों अप्रूव किया था 1:5 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट, जिसका रिकॉर्ड डेट भी कंपनी के बोर्ड ने सेट किया था 5 दिसंबर का, जो कि है कल के दिन। तो कल के दिन ये कंपनी आपको टेक्निकल एडजस्टमेंट दिखाती हुई नजर आएगी 1:5 स्प्लिट के हिसाब से। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस चीज़ को आप नोट कर लेना। इन्वेस्टर नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो KPIT टेक्नोलॉजीज के अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है, और ये परफॉर्मेंस के पीछे का पॉसिबल रीज़न क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट क्वेश्चन पुट अप यहाँ पर ये होता है कि पिछले कुछ टाइम में जब KPIT लगातार अच्छी अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही थी तब तो कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिल रहा था। अब कंपनी खराब अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही है तब कंपनी में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि अगर हम बात करें कंपनी के पहले के अर्निंग्स के बारे में तो वहाँ पर कंपनी का ग्रोथ रेट हमें कैसे देखने को मिलता था? 37% से 29% से 24% से 22% से। पर अभी रिसेंट में जो कंपनी ने रिजल्ट रिपोर्ट किया था उसमें अगर कंपनी के नंबर्स को देखोगे तो रेवेन्यू सिर्फ 7.9% से ग्रो किया है, जो कि पिछले 3-4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी ने सिंगल डिजिट का ग्रोथ रिपोर्ट किया है। तो सिंगल डिजिट के ग्रोथ रिपोर्ट करने के बाद ये कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी कैसी हो गई भाई? कंपनी की परफॉर्मेंस तो खराब होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखकर रिएक्ट करती है। जब यहाँ पर कंपनी के अर्निंग्स ऊपर जा रहे थे तो मार्केट ये एज्यूम करके चल रही थी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं डिमांड की वजह से। तो इन फ्यूचर कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो पहले जैसे देखने को नहीं मिलेंगे, वो स्लो होंगे। और जैसे ही नंबर आपको धीरे धीरे स्लो होता हुआ दिखा तो मार्केट ने इस कंपनी के वैल्यूएशंस को करेक्ट भी किया था, जो कि आप क्लियर कट आप देख भी सकते हैं। बट अब कंपनी ने Q2 के जो नंबर्स रिपोर्ट किया था उसके बाद कुछ गाइडेंस भी दिया था, जिसमें कंपनी ने ये बताया था कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनका जो सेकंड हाफ है इस फाइनेंशियल ईयर का वो बेटर हो सकता है फर्स्ट हाफ के मुकाबले। और साथ में 2026 के अलावा 27 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर दिख सकता है। ये कंपनी के मैनेजमेंट का स्टेटमेंट था। और साथ में दोस्तों कंपनी के CEO ने ये भी बताया था कि लास्ट डील कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। उसके अलावा डिमांड की बात करें तो वो भी पहले के मुकाबले इम्प्रूव हो रहा है, जिससे कंपनी का जो ग्रोथ है वो रीबाउंड करेगा आगे चलकर। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पर क्या कंक्लूज़न निकलता है कि कंपनी के आने वाले जो नंबर्स हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं, मे बी Q2 की तरह देखने को ना मिले। इसी वजह से मार्केट फ्यूचर को देखते हुए अभी के टाइम पे रिसेंट में देखोगे तो KPIT में परफॉर्मेंस अच्छा दिखाती हुई नज़र आ रही है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे मार्केट वर्क करता है। ये चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी आपको खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर लेना है। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर देना चाहूँगा। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।